एयर पोल्यूटेंट्स काज, जो एयर पोल्यूटेंट्स अलग अलग होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन कोज करते हैं, और उनकी वजह से उनके जो कंसिक्वेंसेज है, परिणाम क्या होते हैं, इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो फसल है, फसल की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है और उसकी जो पैदावार है उसको भी प्रभावित करते हैं। प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट, जिससे क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से प्लांट्स हैं वो अपनी पहले ही प्री मैच्योर स्टेज में ही, मतलब सही ढंग से अभी मैच्योर भी नहीं हुए उसी स्टेज, उससे पहले ही वो डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। डिलीटीरियस इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, और जो हम सांस लेते हैं, जो लंग्स या फिर जो नेजल कैविटी या फिर नेजल जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। डिलीटीरियस का मतलब होता है नुकसानदायक, जो इफेक्ट हैं वो एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर देखने को मिलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। तो इनके इफेक्ट हैं कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कि जो पोल्यूटेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, कम है या ज्यादा है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने लंबे टाइम तक जो ऑर्गेनिज्म है वो एयर पोल्यूशन में रह रहा है। और एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्मोक स्टैक्स रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स विद हार्मलेस गैसेज। तो जो स्मोक स्टैक्स का मतलब होता है, जो चिमनियां होती हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में, उद्योगों में, तो वो पार्टिकुलेट मतलब जो कण जैसे जो पार्टिकल होते हैं वो साथ में छोड़ते हैं, जैसे जो सूट होता है कार्बन के एनवायरमेंट पार्टिकल। और गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, तो जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे NO2, N2O, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो अलग अलग प्रकार की जो गैसेज हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कोज करती हैं, और साथ में कुछ हार्मलेस गैसेज भी वो लिबरेट करते हैं, जो चिमनियां वगैरह होती हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म CPCB, तो ये शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। तो एक बोर्ड है, संस्था है, उसके अनुसार पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस इन डायमीटर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 काज ग्रेटेस्ट हार्म। तो ये पार्टिकुलेट मैटर को मापने के लिए एक जो हम यूज करते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे, जो मीटर यूज किया जाता है, इकाई यूज की जाती है, माइक्रोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁻⁻ का 6 मीटर होता है इसमें। तो जो पार्टिकुलेट साइज होता है 2.5 माइक्रोमीटर या फिर इससे कम, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अलग अलग एनिमल्स के देखा गया है। काज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं, बीमारियों के लक्षण वो दिखाई देते हैं। वो क्या है, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन, या फिर हम बोल सकते हैं जो सेल हैं, सेल अच्छे ढंग से मतलब वहाँ पे पार्टिकल वगैरह इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब एक एलर्जेटिक टाइप के रिस्पॉन्स हैं वो दिखाई देते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन रहती हैं। डैमेज टू लंग्स, फेफड़े खराब हो सकते हैं। और प्री मैच्योर डेथ का मतलब है, मतलब एक नेचुरल डेथ से पहले ही जो डेथ होती है, नेचुरल डेथ का मतलब है जैसे पहले रिप्रोडक्शन, पहले ग्रोथ होगी, फिर रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद वो अलग अलग जो सेनिसेंस स्टेज आती है, एल्डर होता रहता है कोई भी प्लांट है या एनिमल है, और जो लास्ट में जब पूरा शरीर के ऑर्गन बिल्कुल सेनिसेंस में चले जाते हैं, ओल्ड एज में चले जाते हैं, उसके बाद नेचुरल डेथ बोलते हैं। तो उससे पहले ही जो डेथ होती है उनको प्री मैच्योर डेथ बोला जाता है। उसके बाद है जो एयर पोल्यूशन है, उसको हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ से एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे पोल्यूटेंट एमिशन कहाँ कहाँ से होता है, तो नेचुरल है, नेचुरल में जैसे वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, वाइल्ड फायर जो जंगलों में आग लगती हैं, फॉरेस्ट भी कई बारी, जो फॉरेस्ट के अंदर ही ये ज़्यादातर दो प्रकार की जो फिनोमेना होती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। बाकी लाइटनिंग वगैरह है, ये भी कुछ पार्टिकल का ऑक्सीडेशन करती हैं, और उसकी वजह से कुछ ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद जो एरिया है, जो रहने लायक एरिया होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, ऑयल एंड गैस इनका कम्बस्शन करते हैं, और जो सिटीज हैं बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। स्टेशनरी का मतलब है एक ही जगह पे स्थिर रह के। ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, मोबाइल, मोबाइल में क्या जाते हैं जो चलने फिरने वाले जो अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार, ट्रक वगैरह, बसेज वगैरह और एरोप्लेन है, तो ये भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और स्टेशनरी में एक जगह पे रह के जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट्स, तो ये अलग अलग जो एक सोर्सेज का काम करते हैं पोल्यूटेंट रिलीज करने का नेचर के अंदर, एयर के अंदर, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो होता है। तो ये काजी जो एयर पोल्यूशन है। उसके बाद है वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। जो हमने पार्टिकुलेट मैटर देखा है, ये एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो दिखाई भी नहीं देते हमको,
तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? जो चिमनियाँ वगैरह होती हैं, उद्योग वगैरह होते हैं, उनमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? पहला एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये एक उपकरण होता है, एक डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है उनको चार्ज किया जाता है, और उनको प्रेसिपिटेट का मतलब उनको एकजुट करके जो एयर में से निकाल लिया जाता है। तो ये क्या करता है? रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे कोयला वगैरह जलाया जाता है बिजली पैदा करने के लिए, तो वहां पे जो उसका धुआं वगैरह होता है, तो उसमें से 99% जो पार्टिकुलेट मैटर है, धूल कण के पार्टिकल हैं, उनको ये निकालता है। बहुत ही कारगर सिद्ध होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें क्या होता है? हैज इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन विच अटैच्ड टू द डस्ट पार्टिकल गिविंग देम ए नेट नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोड होता है नुकीला बिल्कुल, जो क्या करता है, जो एक बारिश ही करता है चार्ज की, जो कोरोना डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। ये फिजिक्स में आता है। जो वैंडेग्राफ जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जो हमारे लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो वो क्या करता है? चार्जेज को सेपरेट, मतलब एक जैसे फुहारा होता है वो पानी को बाहर फेंकता है, इसी तरीके से जो कोरोना है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो चार्जेज को फेंकता है किसके ऊपर? डस्ट पार्टिकल के ऊपर, जिसकी वजह से वो चार्जड हो जाते हैं, उनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। और जो कलेक्टिंग प्लेट का मतलब है, अब एक दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? एक प्लेट ली जाएगी और प्लेट को हम क्या करते हैं? अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आर ग्राउंडेड का मतलब है, ग्राउंडेड मतलब उसमें वायरिंग है, वो अर्थ के साथ कनेक्ट की जाएगी, और जिसकी वजह से वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो डस्ट पार्टिकल, जो चार्ज डस्ट पार्टिकल है, उनको वो क्या कर लेता है? अट्रैक्ट करता है। वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो एनफ टू अलो डस्ट टू फॉल। तो जो वेलोसिटी है, जो जैसे चिमनियों में जो धुआं है वो बड़ी स्पीड से बाहर निकलता है, लेकिन इस केस में जो एक टाइम के लिए वेलोसिटी है वो कम कर दी जाती है, ताकि जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे ढंग से प्लेट के साथ अटैच हों, और ताकि वो आसानी से नीचे गिरते रहें, फाल होते रहें। उसके बाद है, ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रबर। ये क्या करता है? रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज को रिमूव करता है। कैसे करता है? स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। लाइम क्या होता है? सिलेक्ट लाइम को बोला जाता है CaOH2। जब हम जो चूना है, चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो सिलेक्ट लाइम बनता है। तो उसका स्प्रे करते हैं, यहाँ पर वाटर का स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होता है? जो पार्टिकल है वाटर के साथ चिपक के वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो एयर है उसके अंदर फिर वो गैसेज वगैरह है वही जाती हैं, पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर दिया जाता है काफी हद तक। तो हम इनकी जो पिक है उनसे देखते हैं। जैसे पहले स्क्रबर है, तो स्क्रबर के अंदर यहाँ पे डर्ट एयर होती है, जो डर्टी एयर, जो पार्टिकुलेट मैटर लिए हुए हैं, तो ऊपर से हम क्या करते हैं? वाटर लाइम स्प्रे करते हैं इनके ऊपर, तो जिसकी वजह से जो वाटर के साथ में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे स्क्रबर में इकट्ठे होते रहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर नीचे बैठता रहता है। और जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या होता है? इसके अंदर डिस्चार्ज कोरोना, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? चार्जड हो जाते हैं। तो ये प्लेट लगी होती है बीच में, जो कि बिल्कुल नुकीले सिरे होते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रे करती है चार्ज का। और जैसे ही चार्जड हो जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर, तो आगे क्या है? जो कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड की जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं वो प्लेट के ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो उसके बाद जो गैसेज हैं वो सीधी एयर के अंदर चली जाती हैं। तो मेन मकसद यहाँ पे हमारा डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना होता है। स्क्रबर है उसी का एक मॉडिफाइड रूप है, जो कि जैसे हम रियल पिक यदि देखें, तो जो फैक्ट्रीज में इस तरीके से टैंक बने होते हैं, और इन टैंक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऊपर स्प्रे टावर होता है, जो कि लाइम स्टोन वगैरह है या फिर जो लाइम वाटर है उसको स्प्रे करता रहता है। और जो भी फ्यूल गैस निकलती हैं, तो उनके ऊपर जब भी स्प्रे होता है, तो नीचे बॉटम फ्रैक्शन में क्या होते रहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर नीचे बैठता रहता है, और जिप्सम यहाँ से निकलता रहता है। तो इस तरीके से जो एयर है उसको भी क्लीन करके, मतलब एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, जो भी गैसेज वगैरह हैं, तो उससे काफ़ी वो पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव हो जाता है। और जो रियलिस्टिक पिक है, जो कि अलग अलग फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े उद्योगों में देखने को मिलती हैं, तो इस तरीके से ये जो टैंक होते हैं, टैंक के अंदर ही सारा का सारा अरेंजमेंट किया जाता है। उसके बाद है वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय ऑटोमोबाइल्स। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो उनसे हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑटोमोबाइल काज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एट लीस्ट इन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज जो बड़े बड़ी जो
शहर हैं जहाँ पे मेट्रोज वगैरह चलती हैं और साथ में जो जिनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस पोल्यूटेंट्स। यदि हम अपने ऑटोमोबाइल्स का प्रॉपर मेंटेनेंस करें, मतलब उनकी जो सर्विसेज है टाइम टू टाइम करवाते रहें, और साथ में जो पेट्रोल है वो लेड फ्री हो, शीशा रहित पेट्रोल, कई बार जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी लिखा मिलता है ये, तो वो यूज करें, और डीजल जो लेड फ्री डीजल है वो भी यूज करें, तो इससे पोल्यूटेंट्स है उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और साथ में एक उपकरण लगाया जाता है जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, हैव प्लेटिनम प्लेटिनम और रोडियम एज ए कैटलिस्ट। तो इसके अंदर क्या लगे होते हैं, प्लेटिनम प्लेटिनम नाम की जो ये धातुएं लगी होती हैं, और साथ में रोडियम भी प्रेजेंट होता है जो कैटलिस्ट का काम करता है। और ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, इनको फिट किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस को कम से कम करने के लिए, उनके एमिशन को, उनके निकलने के जो भी प्रोसीजर उसको कम करने के लिए ये फिट किए जाते हैं एग्जॉस्ट के अंदर, जो धुआं निकालता है जो भी ऑटोमोबाइल्स का, जो एक पाइप लगी होती है उसके अंदर फिट किए जाते हैं। कन्वर्ट अनबर्ट हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर अनबर्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो ठीक ढंग से नहीं जले हुए, तो उनको ये कंप्लीट क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड आर चेंज टू द नाइट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेज। तो जो अलग अलग कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो उनको भी इनकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो लेस हार्मफुल रह जाते हैं, पहले वो ज़्यादा हार्मफुल थे। लेड इन पेट्रोल्स इनएक्टिवेट कैटलिस्ट। तो इसलिए जो लेड फ्री पेट्रोल है वो यूज किया जाता है इनके अंदर, क्योंकि जो यदि लेड है पेट्रोल के अंदर वो कैटलिस्ट को खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे फिर। उसके बाद है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो जो एक अधिनियम है जो कानून के अंदर बनाया गया है, संविधान के अंदर मिलता है, तो वो 1981 के अंदर केम इनटू फोर्स का मतलब है उसको लागू किया गया, बट हैज इमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट्स। तो 1987 के अंदर ही इसके अंदर कुछ संशोधन किया गया, और उसमें पता लगाया गया कि जो नॉइज है, नॉइज भी एयर पोल्यूशन का ही एक टाइप है, तो नॉइज को भी एयर पोल्यूशन में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और जैसे नॉइज है, नॉइज में क्या होता है, साउंड वेव्स होते हैं, और साउंड वेव्स एयर से ही ज़्यादातर वो मूव करते हैं। तो ये नॉइज पोल्यूशन को हम वैसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो कंप्लीट डिस्कशन है वो केवल एयर पोल्यूशन के बारे में रहेगा। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इस तरीके का होता है, जो कि व्हीकल्स में फिट किया जाता है ताकि जो पोल्यूटेंट्स है उनको कम से कम किया जा सके। उसके बाद है केस स्टडी ऑफ दिल्ली कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन। जो व्हीकल से, ऑटोमोबाइल से जो एयर पोल्यूशन होता है, उसमें जो दिल्ली के अंदर एक केस स्टडी की गई थी। तो दिल्ली हैज मोर कार्स देन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों यदि हम स्टेट को मिलाएं, तो उन दोनों से ज़्यादा जो कार हैं वो दिल्ली के अंदर हैं। इन 1990 1990 के अंदर दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे जब संसार की जो अलग अलग जो इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड इंडेक्स में जो सिटी को चेक किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन के मामले में 41 नंबर पे आ रही थी हमारी जो दिल्ली है, 1990 के अंदर जब ये डाटा इकट्ठा किया गया था। आफ्टर ए पब्लिक इंटरेस्ट लाइगेटेशन, एक PIL लॉन्च की गई, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल्ड की गई। मतलब ये PIL कहते हैं जो पर्सनल लेवल पे भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी मुद्दे से रिलेटेड अपनी PIL है वो फाइल कर सकते हैं को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो किसी मुद्दे से रिलेटेड कोई भी पर्सनल जो पब्लिक मैटर होते हैं उससे रिलेटेड ये फाइल की जाती है। याचिका दायर बोलते हैं इसको, याचिका दायर की गई है, याचिका खारिज की गई है, तो याचिका होती है ये। गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू स्विचिंग ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज बसेज फ्रॉम डीजल टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज। तो इसके अंदर क्या किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है उनको, जो दिल्ली सरकार है उसको बोला गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको, जो भी वो पेट्रोल डीजल पे चल रहे थे, तो उनको CNG के बेस पे बनाया जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर बनाया जाए, क्योंकि जो CNG है वो क्या है, बर्न मोस्ट एफिशिएंटली, बहुत अच्छे ढंग से जलती है और बहुत ही कम अनबर्नट पार्टिकल्स को छोड़ती है। CNG इज चीपर, साथ में जो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो सस्ती भी है, और कैन नॉट बी साइपन्ड ऑफ बाय थीव्स एंड
एल्डुरेटेड, तो साथ में जो चोर वगैरह होते हैं तो वो उसको चुरा नहीं सकते हैं, उनके द्वारा कोई भी, एल्डुरेटेड का मतलब उसमें हम जो मिश्रण होता है, मिलावट वगैरह, जैसे लेड मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर, तो ऐसा कुछ उसके अंदर एल्डुरेशन मतलब उसके अंदर मिलावट भी नहीं हो सकती है। ऑल बसेज ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी बाय एंड ऑफ 2002। तो 2002 तक आते आते दिल्ली सरकार ने जो सारी की सारी जितनी बसेज हैं उनको सीएनजी पे चलने वाला बना दिया था, पेट्रोल से मतलब डीजल से उनको सीएनजी बेस्ड बना दिया था। उसके बाद है अदर स्टेप्स टेकन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर कुछ और भी स्टेप लिए गए, जैसे फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं उनको हटाया गया, जो पब्लिक पब्लिक को बोल दिया गया भाई यदि ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हैं तो उनको आप यूज नहीं कर सकते, वरना वो क्या हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाएंगे। यूज ऑफ अनलाइटेड पेट्रोल, अनलाइटेड पेट्रोल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए कि जहाँ पे भी यदि कोई भी पेट्रोल पंप लेड को मिक्स करता है पेट्रोल में अपने फायदे के लिए तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, सल्फर भी वो बहुत कम किया गया पेट्रोल और डीजल के अंदर, उसकी भी मात्रा को निर्धारित किया गया कि इतना ही सल्फर हो सकता है पेट्रोल या डीजल में। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, व्हीकल के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर को लगाना कंपलसरी कर दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए जो एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर अलग अलग लेवल हैं वो सेट किए गए कि जिसके बेस पे जो पोल्यूशन यदि वो ज़्यादा फैला रहा है तो उसके बेस पे अलग अलग जो चलान है वो बन सकते हैं व्हीकल्स के। रिजल्ट ऑफ एक्शन, जो दिल्ली सरकार ने एक्शन लिए उसकी वजह से एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड, जिसकी वजह से जो एयर की गुणवत्ता है मतलब पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया गया। सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल बिटवीन 1997 एंड 2005, तो 1997 से 2005 के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 का जो लेवल है दिल्ली के एयर में काफ़ी हद तक कम देखा गया। तो इन एक्शंस का कुछ रिजल्ट भी निकला है। उसके बाद ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, तो जो हमारे जो अलग अलग पेट्रोल डीजल वगैरह सीएनजी वगैरह यूज करते हैं तो उनके लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लेड आउट ए रोड मैप टू कट डाउन द व्हीकलर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोड मैप तैयार किया है, एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट मैप तैयार किया है ताकि जो व्हीकलर पोल्यूशन है, जो व्हीकल से होने वाला, जो वाहनों से होने वाले जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। रिड्यूसिंग सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन द पेट्रोल एंड द डीजल फ्यूल्स, और इससे क्या क्या जो एरोमेटिक, वैसे एरोमेटिक एक जो गंध जो फैलाते हैं, एक गंध होती है पेट्रोल या डीजल में, तो उनके जो कंटेंट है और सल्फर है उसके कंटेंट को काफ़ी कम करने के लिए ये पॉलिसी तैयार की गई थी अकॉर्डिंग टू यूरो थर्ड नॉर्म्स। तो ये यूरो थर्ड नॉर्म्स क्या है, एक प्रकार के जो पॉलिसी है जो क्या कहती है, सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट पर मिलियन इन डीजल एंड 150 पार्ट पर मिलियन इन पेट्रोल। पार्ट पर मिलियन मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है, तो एक कंसंट्रेशन डिसाइड की गई कि जो डीजल है, डीजल में 350 ppm तक ही सल्फर हो सकता है और 150 ppm तक जो पेट्रोल के अंदर सल्फर हो सकता है, उससे ज़्यादा यदि मात्रा है तो उसके लिए जो एक्शन है वो निर्धारित किए गए, स्ट्रिक्ट एक्शन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ कंसर्न्ड फ्यूल, जो भी कंसर्न्ड फ्यूल है उसका 42%। एरोमेटिक मतलब जैसे नॉर्मली यदि जो गंध होती है पेट्रोल डीजल की वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो सही गंध है वो नहीं बोल सकते, एक फाउल स्मेल होती है, लेकिन उसकी वजह से उसकी गंध को सुधारने के लिए थोड़ा सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, और उसके मिक्स करने का भी एक कंसंट्रेशन है वो निर्धारित की गई कि वो 42% तक ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम मिक्स कर सकते हैं। गोल्स क्या हैं इसके, पॉलिसी के क्या क्या मकसद हैं। टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन द पेट्रोल, तो 150 ppm तक तो इसने बोला ही है, तो मकसद क्या है कि 50 ppm तक पेट्रोल के अंदर जो सल्फर है उसको कम किया जा सके ताकि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है वो कम हो सके एनवायरनमेंट में से। एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन लेवल टू द 35%, पेट्रोल और डीजल में 50 ppm तक लेके आने के बाद और जो लेवल है उसको 30% तक कम किया जा सके जो सल्फर है। टू अपग्रेड व्हीकल इंजन्स, जो व्हीकलर इंजन्स होते हैं उनको अपग्रेड किया जा सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल है उसका यूज करे, और जो CO2 वगैरह है या फिर जो हार्मलेस गैसेज हैं वही छोड़ दे, ना कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स वो नेचर के अंदर छोड़ दे। मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड नॉर्म्स, तो यूरो सेकंड नॉर्म्स के तरीके से जो काम करने वाला भारत सेकंड स्टेज के कुछ पॉलिसी है जो कि क्या करती है, आर नो मोर एप्लीकेबल इन
एनी ऑफ द सिटीज। पहले ये मतलब भारत स्टेज 2 नाम की पॉलिसी थी, और उसके बेस पे मतलब उसमें काफी सारे लूप होल थे। लेकिन जैसे ही ये यूरो थर्ड नॉर्म्स आया है, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, और भारत भी जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, वो भी इसी बेस पे जो थोड़े बहुत चेंजेज हो सकते हैं उन चेंजेज को करके ऐसे कैसे लॉन्च करते हैं। तो जो यूरो 2 नॉर्म्स थे पहले, वो उसके अंदर काफी लूप होल थे, उन लूप होल्स को मतलब उन कमियों को दूर किया गया, और आज हम जो भारत स्टेज 2 है उसके इक्विवेलेंट जो यूरो 2 नॉर्म्स की जो अलग अलग पॉलिसी है, वो भारत के किसी भी सिटीज में मान्य नहीं मानी जाएगी। आज जितने भी जो एक्शन लिए जाएंगे वो यूरो थर्ड नॉर्म्स के अनुसार ही लिए जाते हैं। उसके बाद है एक टेबल है जो कि मास एमिशन स्टैंडर्ड को इंडिया में जो निर्धारित करती है। जैसे कि जो एक साइड में टाइप ऑफ व्हीकल है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर जो अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं, जैसे भारत स्टेज थर्ड में आते हैं। भारत स्टेज मतलब अलग अलग ये कुछ कॉलम बना रखे हैं जिनके अंदर अलग अलग व्हीकल्स को रखा गया है। जैसे भारत स्टेज थर्ड है, भारत स्टेज फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ ही है, यहाँ पे सेकंड नहीं है। सेकंड के अंदर लूप होल थे, उसको इसलिए हटा दिया गया है। उसके बाद फोर व्हीलर्स हैं जो उनके अंदर थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। तो जो सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है 2010 के बाद जो सिटीज के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। फोर व्हीलर्स का जो नियम है, फोर व्हीलर के अलग अलग नियम है, और जो फोर व्हीलर के ऊपर जो नियम है बार स्टेज 2 के, तो फोर्थ के, तो वो क्या है, 13 मेगा सिटीज के अंदर ही ये काम करता है। जो बार स्टेज 4 के जो एक्ट हैं, अलग अलग जो इसके एक्शन हैं, तो ये जो 13 मेगा सिटीज हैं वो हम देख सकते हैं। दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो इनमें ये अप्रैल 2010 के बाद लागू किया गया है। थ्री व्हीलर के लिए थ्री व्हीलर्स के लिए जो नियम है वो पूरी कंट्रीज में लागू हैं। टू व्हीलर्स के लिए भी भारत स्टेज थर्ड के जो नियम है, मतलब ये अधिनियम है अलग अलग, तो उनके बेस पे जो इनके अलग अलग एक्शन है, उनके बेस पे जो क्या क्या स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट बनती हैं, तो उनके लिए जो 2010 के अंदर ही, अक्टूबर 2010 ही हम यहाँ पे डेट याद रख सकते हैं। उसके बाद ही इंडिया के अंदर जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी मास एमिशन है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित किया गया है।